channel. Now we're taking our discussion capital budgeting. कैपिटल बजटिंग के सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करने का ट्राई करेंगे प्रैक्टिस मैनुअल से। सबसे फर्स्ट जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 45 जो लास्ट क्वेश्चन है पीएम का, हम लास्ट से शुरू करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्रेजेंटेशन अलग होगा, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस हम गो थ्रू करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन बोलता है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अ सिटी विद मास पॉपुलेशन इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर दैट विल रिप्लेस द इंटरसेक्शन ऑफ द टू बिजी हाईवेज। पहला है एक्स और दूसरा है वाई। एवरेज ट्रैफिक पर डे इज 10,000 व्हीकल ऑन हाईवे एक्स एंड 8,000 व्हीकल्स ऑन हाईवे वाई। ओके, 70% of the vehicles are private and rest are commercial vehicles. दोनों ही फ्लाईओवर्स में 70% क्या है, ध्यान रखना, 70% प्राइवेट है एंड 30% क्या है, कमर्शियल। ओके, द flow of the traffic across and between opposite highways is controlled by the traffic lights. Due to heavy flow, 50% of traffic on each of the highway is delayed. Average loss of the time due to the delay is 1.3 minutes in highway X and 1.2 minutes in highway Y. ओके, अब ये जो 1.3 मिनट्स और 1.2 मिनट्स है ना, वो ऐसा नहीं कि कमर्शियल के लिए है या फिर क्या बोलते हैं प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, दोनों के ही लिए है, लेकिन इसमें जो डिले कॉस्ट है वो दोनों के लिए डिफरेंट है। यहाँ पे क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ द टाइम डिलेड इज एस्टिमेटेड टू बी 80 पर आवर, ये आवर्स में दे रखा है, डिलेज मिनट्स में थे, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है द कॉस्ट ऑफ द टाइम डिलेज इज एस्टिमेटेड टू बी 80 पर आवर फॉर द कमर्शियल एंड ₹30 फॉर द प्राइवेट व्हीकल्स। ओके, एक कैलकुलेशन तो ये वाली हो जाएगी। इस कैलकुलेशन को हम अभी सॉल्व कर लेते हैं हाथों हाथ, या फिर पूरा क्वेश्चन रेड आउट करके उसके बाद में सारे कैलकुलेशंस करेंगे। द कॉस्ट ऑफ द स्टॉप एंड स्टार्ट एस्टिमेटेड टू बी 1.20 फॉर द कमर्शियल व्हीकल एंड 0.80 फॉर द प्राइवेट व्हीकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग ट्रैफिक लाइट्स इज 80,000 a year. One policeman is required to be posted for the 3 hours a day at the crossing, which cost ₹150 per hour. Due to the failure to obey traffic signals, each fatal accident and 60 non-fatal accidents occurred in last 4 years. 4 years में तो अपने को पर एनम पे जाना पड़ेगा, है ना। On an average, the insurance settlement per fatal and non-fatal accident is ₹5,50,000, 15,000 respectively. तो on an average जो ये एक्सीडेंट हुए हैं उनका कॉस्ट बता रखा है, ठीक है। ये कॉस्ट जो है वो पर एनम है या फिर 4 इयर्स का है, 4 इयर्स का टोटल है, तो पर एनम पे जाना पड़ेगा। फिर to estimate the delays of the traffic and accidents caused due to the traffic light violations, the flyover has been designed. इसीलिए फ्लाईओवर बनाया, किस लिए फ्लाईओवर बनाया, जिससे जो एक्सीडेंट हो रहा है वो ना हो और जो डिलेज हो रहा है वो भी ना हो, तो दोनों कॉस्ट सेव हो जाएगी बाद में, ठीक है। एंड फ्लाईओवर हैज बीन डिजाइन, अब यहाँ पे आ जाता है, इट विल एड a quarter of kilometer is to distance, quarter of kilometer to the distance of 20% of the total traffic. It will add a quarter of kilometer, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, देखना, quarter of kilometer to the distance of 20% of the total traffic, and no posting of the policeman will be required at the flyover, and the flyover will require the investment of ₹3 crore. कितना, 3 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आगे देखना, एनालाइज्ड भी गिवन है इसमें। Extra maintenance cost will be 70,000 a year, and the incremental operating cost of the commercial vehicle will be ₹5 per kilometer and ₹2 for the non-commercial vehicles. नॉन कमर्शियल व्हीकल के लिए कितनी है 2 और कमर्शियल के लिए है 5। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीमेंटल जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है वो इधर गिवन है, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें expected economic life of the flyover is 30 years. expected life कितना है 30 years, तो obviously यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखा है ना 3 करोड़ का, उसका 30 इयर्स का पीवी फैक्टर 8% के हिसाब से लेना पड़ेगा, यहाँ 8% रेट गिवन है, जो कि गिवन है 0.0888, ठीक है ना। तो इसको 0.0888 से क्या करना पड़ेगा, 3 करोड़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पर एनम का आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे फर्स्ट इसमें पूछ रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल नेट बेनिफिट टू यूजर्स, एक्चुअल कॉस्ट टू द स्टेट और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। आगे तो वन बाय वन हम सब फटाफट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, सेविंग टू द कॉस्ट ऑफ डिले, सेविंग टू द कॉस्ट ऑफ डिले। इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास में कितने व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स का रखिए तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 70%, क्योंकि 70% ही 10,000 का प्राइवेट व्हीकल्स है, ठीक है। कितने डेज के लिए, 365 डेज के लिए, और 50% of the traffic on each of the highways heavy flow, or 50% of traffic on each of the highways delayed, तो यहाँ पे 50% से मल्टीप्लाई करना ना भूले,
इनटू डिले का कॉस्ट कितना है, डिले कितने मिनट का है, 1.3 मिनट का, तो आवर्स के हिसाब से डिवाइड बाय 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ पे देखना प्राइवेट व्हीकल्स के लिए कितना रुपया, 30, यहाँ पे 30, ठीक है, कितना आ जाता है इसमें टोटल 830375। देन कमर्शियल व्हीकल, ये एक्स का भी कैलकुलेट करें, ठीक है ना, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 50% मल्टीप्लाइड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 60 into 80, ये कितना हो जाता है 949,000। ओके, फिर y के लिए 8,000, y के कितने 8,000 व्हीकल्स है ना, y फ्लाईओवर पे, तो 8,000 इंटू कितना परसेंट, 70% क्या है प्राइवेट व्हीकल्स, 70% 365 डेज के लिए, 50% की कैपेसिटी 1.2 सॉरी 1.3 डिवाइड बाय 60 इंटू 30, ये आ जाता है हमारे पास 613,200, और 8,000 के बाद में आ जाता है 8,000 इंटू 30%, 70% into 365 multiplied by 50% multiplied by 1.2 divided by 60 into, सबसे इजी जो फर्स्ट कैलकुलेशन है ना वो अभी चल रही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, या जो है 131400, इनका टोटल हो जाना चाहिए 39,309,3375। मैं अभी कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रही हूँ टाइम सेव करने के लिए, बाकी हाँ कैलकुलेटर में चला सकती हो थोड़ा बहुत। हाईवे, अब यहाँ पे देखो सेविंग इन कॉस्ट ऑफ द स्टॉप एंड स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टार्ट की कॉस्ट बच जाएगी, सेव हो जाएगी, डीलेस की कॉस्ट सेव होगी और स्टार्ट स्टॉप की कॉस्ट सेव होगी, जो नए डिजाइन का अपना हाईवे बन रहा है उससे। तो कितना हाईवे एक्स के ऊपर कितना कॉस्ट बोला है, 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 into 365 into 50%, कितना हो जाता है ये 657। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, 13,000 वेट, सेविंग इन कॉस्ट ऑफ स्टॉप एंड स्टार्ट में यहाँ पे बता रखा है 3,000 है ना, 3,000 और 2,400, इसका 30% 3,000 आता है, इसका इसका 30% 2,400 आता है, ठीक है, इनटू कितना करना है 1.2 इनटू 365 डेज के लिए 50% के हिसाब से, तो ये हो जाता है 5 to 5 670। अभी यहाँ पे ले लेते 7,000 और यहाँ पे ले लेते 8 से बन जा 5,600, कितना 0.80, और 0.80 ये गिवन है ना, इतना इन्होंने स्टार्ट स्टॉप कॉस्ट का सेव किया है, कितने डेज के लिए 365 डेज के लिए, 50% कैपेसिटी, 50% से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 102200 और 817600, इनका टोटल आ जाता है 30222200। ओके, सेविंग इन द एक्सीडेंट क्लेम, मैंने आपको एक्सीडेंट क्लेम के लिए ऑलरेडी बताया था, एक्सीडेंट क्लेम्स जो है वो 4 साल की गिवन है, तो उसको पर एनम पर लेकर आना है ना, तो क्या करेंगे 8/4 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख प्लस 60/4 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, यहाँ पे देखो 4 इयर्स के लिए है और 60 नॉन फेटल एक्सीडेंट है, ठीक है, तो 60 डिवाइड बाय 4 किया, और 8 फेटल एक्सीडेंट है तो 8 डिवाइड बाय 4 किया, ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपली कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पे एक्सीडेंशियल क्लेम का। क्या चाहिए 8/4 इंटू कितना रुपीस दे रखा है 5 लाख, एवरेज दे रखा है कि चारों साल का मिला के दे रखा है, चारों साल का मिला के दे रखा है, एवरेज एनुअल सेटलमेंट चारों साल का एवरेज दे रखा है ना, प्लस 60 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाता है 15,000। How much amount we get from this calculation is 12,25,000. Okay, you can calculate it.
टोटल कितना आ जाता है? बहुत ही क्विकली हमारा टोटल आ जाता है 7340,575. Okay, this is the very first calculation. We are done with the calculation. Now we are going on the calculation which is incremental cost. Because of the new design, how much cost which will extra incur, additionally incurred. Okay, so हम additionally incurred cost अभी देखते हैं. Incremental cost सारे अमाउंट्स है ना, तो रहे ना. आपको अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट किस किस का लगा था? 10,000 व्हीकल पे 3 क्वार्टरली ₹2 का कुछ कैलकुलेशन था जो कि एक्स्ट्रा इनकम हुआ था. इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखते हैं. सबसे फर्स्ट तो एक्स का 10,000 multiplied by 70% multiplied by 2 into 20% into 3 by 12 into 365. फिर y का x का आ जाता है 10,000 into 30% into 5 into 20%. 3 by 12 क्यों कर रहे हैं? वो क्वाड्रेंट बोला था इसलिए. ठीक है, क्वाड्रेंट के लिए 365 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे देखो लाइन क्या लिख रखी है. To eliminate delays, it will add a quarter of kilometer to the distance of 20%. Quarter of kilometer add हुआ है to the distance of 20% of the total traffic. No posting of the तो x हो गया y के लिए 8,000 into 70% into 2 into फिर इसमें आगे लाइन करके दे. इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द कमर्शियल व्हीकल will be ₹5 per kilometer and ₹2 for the non-commercial vehicle. ₹2 into 20% into 3 by 12 into 365. यहाँ आ जाता है 2,555,000. ये आ जाता है 2,7,5,2,7,3,7,50. ये आ जाता है 2,0,4,4,00. प्रेजेंटेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस मैनुअल से अलग है थोड़ा सा. हाँ, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, अदरवाइज तो हम गो थ्रू करके आगे बढ़ जाते. 8,000 into 30% multiplied by 5 multiplied by 20% multiplied by 3 by 12 multiplied by 365. ये कितना आ जाता है? 219,000. टोटल कितना है इन सभी का? 952,650. ठीक है, तो ये तो क्या है? सेविंग मतलब एक्स्ट्रा जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो लगी, तो ये वाली कॉस्ट लगी है. और आपको पता होगा अपने पास में सेविंग कितनी हुई थी टोटलिटी में? टोटलिटी में सेविंग हुई थी 7340,575. तो इस सेविंग में से ये कॉस्ट लेस हो जाती है तो नेट कितना बचता है अपने पास में अमाउंट? नेट बचता है 63,87,925 का अमाउंट. ठीक है, ये नेट बचता है. अब हम आ जाते हैं इसमें एनुअल कॉस्ट टू सेल पे. एनुअल कॉस्ट टू सेल, उसके लिए आप देखना कि कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का कितना था? 3 करोड़. मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी उसको पर एनम पे लेकर आना है, 0.0888 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है 0.0888 0.0888. ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाता है अपने पास में? 26,64,000. और एक 70,000 का एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगा था ना, 70,000 का एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट. ठीक है, और यहाँ पे फिर सेविंग इन ऑपरेटिंग ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में जो सेविंग थी वो भी देख लेते हैं. एक तो 80,000 के पुलिस वो नहीं लगाने पड़े थे, और प्लस अपने को और क्या सेविंग थी यहाँ पे? 3 into 365 into 100 ये जो ट्रैफिक लाइट का खर्चा था वो भी बच रहा था. तो टोटल सेविंग कितनी थी? 24,250.
देखना, एक तो ये वाली कॉस्ट, ये वाली भी कॉस्ट और ये वाला सेविंग, इनका नेट करो कितना आ जाता है 24 89 750। देन फिर इसमें आ जाता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पूछ लिया, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के लिए क्या करें हम, बेनिफिट डिवाइड बाय कॉस्ट, पीवी ऑफ बेनिफिट डिवाइड बाय पीवी ऑफ कॉस्ट, कितना 63। अभी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको मैं थोड़ा सा बता के फिर बताती हूँ। चलो यहाँ पे बताती हूँ। बेनिफिट गिवन है कितने का 63 87 925 का, लेकिन इसको प्रेजेंट वैल्यू बोला है, प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट, तो इसलिए क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय, क्योंकि ये 30 सालों का है ना, तो 0.0888 ये आ जाता है अपने पास में 719369092। और पीवी ऑफ कॉस्ट कितना है, पीवी ऑफ कॉस्ट अभी निकला था 2489750, 2489750 उसको मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 0.0882, ये कितना आ जाता है अपने पास में 280377725। अब इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट 719369092 डिवाइडेड बाय 2803725, ये आ जाता है अपने पास में 2.57। ये पूरा अपना क्वेश्चन हो जाता है खत्म। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट विद इन 16 मिनट्स। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टारगेट है कि अपने को 1.5 घंटे में यानी 1.5 आवर में अपने को ये पूरा कैपिटल बजटिंग का सारे लगभग कॉन्सेप्ट्स खत्म करने। ठीक है, वी कैन ट्राई, होगा या नहीं होगा वो तो क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 44, देन राम केमिकल्स इज इन। देखो ये क्वेश्चन है ना, मैं ऐसा बता रही हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं बताऊंगी कि पादुका में वो लोग किस तरह से सॉल्व करके और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मैंने पादुका के 2-3 क्वेश्चन देखे, मैं उस तरह से प्रोबेबिलिटी भी निकालूंगी और इसमें जैसे गिवन है वैसे भी प्रोबेबिलिटी निकालूंगी। बट मुझे श्योर नहीं हो रहा है कि वो जो पादुका का मेथड है वो सही है या नहीं है। आप इस लेक्चर से बेनिफिटेड होते हो तो आप मुझे भी प्लीज, मेरे जो डाउट है वो भी सॉल्व करना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो जो पादुका का जो मेथड है वो सही है या नहीं है। ठीक है, Ram Chemical is in production line of the chemicals and considering a proposal of building now. Plant is to produce the pesticides and the present value of the new proposal is rupees 150 crores. After considering the scrap value at the end of the life of the project, since this is a new product market, survey indicates the following variations in the present value. Conditions favorable in first year, present value will increase 30% from the original estimations. Conditions is sluggish in the first year, then present value will be decreased by 40% from the original. ठीक है, देखो कंडीशन अच्छी हो जाती है तो 30% इंक्रीज होगा ईयर 1 में, और अगर स्लगिश कंडीशन है तो 40% डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो 150, ठीक है, ये है 150। अभी अगर यहाँ पे 30% ईयर 1 में अपन देखते हैं 30% का इंक्रीमेंट तो कितना हो जाता है 195, और 40% का डिक्रीज तो कितना हो जाता है 90। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है पे ऑफ, पे ऑफ कितना है, यहाँ का पे ऑफ तो 0। पे ऑफ देखो कैसे पता चल रहा है, इन एडिशन रामा केमिकल्स हैज ऑप्शंस टू अबैंडन द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ ईयर and dispose it at rupees 100 crores. It अगर जो रिस्क फ्री रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 8%, अगर 8% रिस्क फ्री रेट है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है 100 का पे ऑफ है तो 190 लेस 100 करा हमने, यहाँ पे 190 लेस यहाँ से 190, क्योंकि पुट ऑप्शन है ना तो यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि बेचने का ऑप्शन है अपने पास में तो अपन 100 पे बेचना पसंद करेंगे ना 90 की बजाय, तो यहाँ पे 10 रुपए का फायदा, 195 पे नहीं, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा तो यहाँ पे 0। ठीक है, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो इस बुक में जैसे दे रखी वैसे प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ और फिर पादुका वाला मेथड, फिर आप बता देना वो मेथड सही है या नहीं है।
इसमें आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाई डिमांड यूजिंग रिस्क न्यूट्रल फॉर्मूला। रिस्क न्यूट्रल फॉर्मूला से 8% का इन्होंने क्या रखा, आरएफ दे रखा है, इज इक्वल टू P into 30% प्लस 1 लेस P कितना परसेंट, 40%। अब यहाँ पे 40% जो है ना, 40%, ठीक है, तो ये आ जाता है 0.30 P प्लस 0.40 माइनस 0.40 P, ये आ जाता है P इज इक्वल टू 0.48 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 0.08 आ गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते पूरे को तो क्या आ जाएगा, 0.48 डिवाइडेड बाई 0.70, ये आ जाता है 0.68757, ठीक है। ये आंसर तो ये है, ठीक है, सिंपली। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि पादुका में किस तरह से सॉल्व कर रखा है, जिससे थोड़ा आपको पता चलेगा। उसमें ऐसा कर रखा है 150 लाख, तो सबसे पहले तो 150 लाख ले लेते हैं, फिर आ जाता है 195 सॉरी 160, ये वाला क्वेश्चन 165 की प्राइस हुई है ना हमारी 150 करोड़ के हिसाब से, 100 लाख 165 की प्राइस तो हुई ही नहीं, यहाँ पे 150 आएगा। 150 lakhs इज इक्वल टू 100 lakhs, यहाँ पर जाएगा 100 lakhs इज इक्वल टू 195 P प्लस 91 लेस P। तो क्या हम अगर इसको सॉल्व करें तो उससे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो भी सही होगी या नहीं होगी, वो मैं पूछ रही थी। अब यहाँ पे पादुका 100 लेता है या 150 लेता है वो मुझे श्योर नहीं है, बट वो इस तरह से मतलब बजाय कि इंक्रीज डिक्रीज लेने के वो इस तरह से अमाउंट से कैलकुलेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी की। आई डोंट नो वो सही होती है या नहीं होती है, अपन इसे चेकआउट कर सकते हैं। 100 minus 90 is equal to 195 P plus 90 P, जो जाता है 195 plus 90 105 P और 10 P is equals to 10 divided by 105। अरे बाप रे, तो बहुत ही खतरनाक वाली अपने आ रही है, और मुझसे तो नहीं हो रहा है सॉल्व। पता नहीं वो लोग यहाँ पे शायद 150 लेते थे, अगर 150 लेके भी कर रहे हैं हम तो क्या आएगा 150 लेस 90, सारे ट्रायल एरर यहाँ भी करने मुझे। 150 लेस 90 आ जाता है 60, तो यहाँ पर जाता है 60 डिवाइड बाई 105 0.571, ऐसा कुछ आ रहा है क्या यहाँ पे 150 गुना पे 150 को तो 0.57142। क्या ये सही मेथड है प्रोबेबिलिटी का? एक मेथड और होता है ना अपना प्रोबेबिलिटी का, वो होता है अपना बाइनोमियल मॉडल वाला, जिसमें 195 p प्लस, अब रहने देते हैं, बहुत हो गया ये क्वेश्चन का डिस्कशन। नाउ वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का भी प्रेजेंटेशन अलग है, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन भी अभी हाथों डिस्कस करूंगी। धैर्य धारण करना पड़ेगा बिकॉज कैपिटल बस्टिंग का एक चैप्टर बहुत बड़ा है और सारे ही कॉन्सेप्ट, सेंसिटिविटी, इन्फ्लेशन, एवरी कॉन्सेप्ट आई वांट टू डिस्कस, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी, साथ में अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 43, Ramesh owns a plot of land on which he intends to construct the apartment units of the cell for sale. Number of apartment units कितना है is to be constructed, may be either 10 या फिर 15, या तो 10 होंगे या 15 होंगे, दो टेबल्स इधर, दो टेबल्स है हमारी, या तो 10 वाली या 15 यूनिट। डिसीजन डिसीजन डिसीजन, एक्चुअली क्या होता है, डिसीजन मेकिंग भी होता है ना एक तरह से कैपिटल बस्टिंग का, ये करे या ना करे, ओके। यहाँ पे सबसे पहले है 10 यूनिट और 15 यूनिट्स। क्या बोल रखा है इसमें? टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर दिस, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसके लिए कितनी, ऑल्टरनेटिव आर एस्टिमेटेड टू बी 600 lakhs एंड 10, यहाँ पे आ चुका है 600 lakhs एंड 1025 lakhs, ठीक है।
और फिर आ जाता है इसमें रिस्पेक्टिवली करंट मार्केट प्राइस फॉर ईच अपार्टमेंट यूनिट इज 80 लाख। अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस है 80 लाख दोनों में ही, ठीक है ना। एंड इसमें द मार्केट प्राइस आफ्टर द ईयर फॉर अपार्टमेंट यूनिट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ मार्केट, द मार्केट इज बियॉन्ड ईच अपार्टमेंट यूनिट इट विल सेल एट 91 लाख। सेल कितने में हो सकता है ये 91 lakhs if it is sluggish और सेल प्राइस is 75 lakhs। अगर अच्छा मार्केट हुआ तो 91, मार्केट अच्छा नहीं हुआ तो 75, तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी है दोनों में 91 lakhs और 75 lakhs। ये एक यूनिट की है, मल्टीप्लाई करके चारों यूनिट की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना आ जाएगा 910, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना आ जाएगा 750, इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो कितना आ जाएगा 91 into 15 कितना आता है 91 into 15 1365 और 75 into 15 कितना आता है 1125, ठीक है। फिर इसमें बता रखा है determine the value of the vacant plot of land assuming that the construction cost will remain same in year 1. Should Ramesh start construction now or keep the land vacant? The yearly rental per apartment unit is rupees 7 lakh and RF is 10%. अभी यहाँ पे देखो एक जो यहाँ पे लिख रखा है 7 लाख के लिए, वो तो हम आगे देखते हैं क्या करना है। बट सबसे फर्स्ट अपने को 1200 लेस 1025, यहाँ पे अपने पास में 1025, ठीक है, और 80 lakhs है ना, तो यहाँ पे 80 into 15 करो और यहाँ पे 80 into 10, ये आ जाता है 800 और ये आ जाता है 80 into 15 1200। ठीक है, अभी इसमें 1200 लेस 1025, तो जो 1200 है इसमें से 1025 को लेस करेंगे, फिर 1365 में से किसको लेस करेंगे 1025 को लेस करेंगे और फिर 1125 में से लेस करेंगे 1025 को, और सेम इसी तरह इधर भी लेस करेंगे, ठीक है। अब मैं लेस कर लेती हूँ। सबसे पहले 1200 प्लस 1025, फिर अगर मार्केट अच्छा था तो 1365 प्लस 1025 की कॉस्ट, फिर मार्केट अच्छा नहीं था तो 1125 प्लस कितने की कॉस्ट 1025 की कॉस्ट। अब इसी तरह से वापस इधर भी करते हैं 800 लेस 600, 910 लेस 600 और 750 लेस 600, कितना आ जाता है अमाउंट आ जाता है 175, इसका आ जाता है 340 और इसका आ जाता है 100, और इसका अमाउंट आ जाता है 200, इसका अमाउंट आ जाता है 310 और इसका आ जाता है 150। तो अब आप बताओ कि किसमें अमाउंट ज्यादा आ रहा है 15 फ्लैट्स में या फिर 100 के फ्लैट्स में। जितना जो अमाउंट आ रहा है वो सारा हमने अभी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। फिर से 10 इफ द मार्केट कंडीशन टर्न आउट टू बी beyond the best alternative is 15 units or apartment and net payoff is 340 lakhs and if market turnover is sluggish the best alternative is 10 units। दोनों में अलग अलग आ रहा है ना, अगर अच्छा मार्केट हुआ तो 340 और अच्छा मार्केट नहीं हुआ तो 100 की जगह 150, तो ये और ये एक डिसीजन तो अपन ने देख लिया। अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वैकेंट प्लॉट। अब वैकेंट प्लॉट की जो वैल्यू है ना उसको निकालने के लिए अपने को करना है बायनोमियल मॉडल, वही आरएफ करना है, ठीक है। आरएफ के लिए अपने को एक बात यहाँ पे ध्यान रखना 91 और 75 हायर और लोअर प्राइस आप ले लोगे, लेकिन उसमें ऐड करना पड़ेगा 7 लाख, जो ये लैंड का अमाउंट है ना वो भी ऐड करना पड़ेगा। कैसे optimum replacement cycle, this is the concept na which we want to discuss right now। हाँ, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल के तीन क्वेश्चंस है अपने प्रैक्टिस मैनुअल में, क्वेश्चन नंबर 41, 40 एंड 37। तो देखो 37 और 40 दोनों में अभी
करूंगी क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ना। अभी देखो 41 में क्या है, अ मशीन यूज्ड ऑन ए प्रोडक्शन लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड एट लीस्ट every 4 years. Cost incurred to run the machine according to its age are. यहाँ पे आ जाते हैं परचेज प्राइस 60,000 है, मेंटेनेंस 16,000। मैं एक प्रेजेंटेशन लूंगी, अपना प्रेजेंटेशन बुक से अलग होगा, फिर आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। अपना प्रेजेंटेशन हाँ अलग होगा। परचेज प्राइस है, मेंटेनेंस है, रिपेयर्स, स्क्रैप वैल्यू गिवन है। Further, the replacement will be with identical machine with the same cost and revenue is unaffected by the age of the machine. यहाँ पे कहने की revenue is unaffected by the age of the machine और ignoring inflation and test determine the optimum replacement cycle. Present value factor जो है cost of machine का वो कितना है 15% for the respective 4 years. 0.8 present value factor की बने, ठीक है। अब 37 को पढ़ो, इसमें क्या है, इसमें तो था कि must be replaced at least every 4 year, ये शब्द ध्यान रखना। 37 में देखना, मैं फिर से उस लाइन को पढ़ती हूँ। A and companies contemplating whether to replace existing machine or to spend money on the overhauling its. A and company जो है currently pays no tax and जो replacement machine cost है वो है 90,000 now. तो अभी इसमें जो 90,000 now वाली replacement cost है उसमें जो maintenance 10,000 का required है and of the every 8 years उस 10,000 को 8 साल के PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें ऐड भी करना है कॉस्ट में, ठीक है। फिर अच्छा एट द एंड ऑफ द 8 ईयर इट वुड बी साल्वेज वैल्यू 20,000, तो उसकी साल्वेज वैल्यू जो है उसको लेस भी करना है 20,000 को मल्टीप्लाइड बाय 8th ईयर का जो फिगर है उसको लेके। फिर दिस जो एक्जिस्टिंग मशीन है रिक्वायर्स द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस ईच ईयर, और जो एक्जिस्टिंग मशीन है अगर रिप्लेस हो गया तो ये होगा, और जो एक्जिस्टिंग मशीन है रिप्लेस नहीं करोगे, एक्जिस्टिंग मशीन है तो उसके लिए क्या हो रखा है, उसके लिए बोला था कि प्रेजेंट में मेंटेनेंस कॉस्ट 0 लेकिन साल्वेज गिवन है, फिर दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल के मेंटेनेंस में साल्वेज गिवन है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मशीन इज 15%. When should the company replace the machine? अब इसमें when should the company, तो जब आप यहाँ पे इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन निकालोगे ना रिप्लेसमेंट की, उसको आपने इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट पे लेकर जाना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 8th ईयर का जो एमिटी फैक्टर है ना, उससे मैंने कहा था ना कि इसमें कॉस्ट है, उसमें पीवी फैक्टर एनुअल रिपेयर्स का है, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द साल्वेज है जो लेस करना है, फिर जो बचा हुआ अमाउंट है उसको किस पे लेके जाना है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट पे। और यहाँ पे जो 28,600 का आएगा वैल्यू है ना, वो या तो एक साल में आउटफ्लो होगा या फिर दूसरे साल में आउटफ्लो होगा या फिर तीसरे साल में या फिर चौथे साल में, ठीक है। 0th ईयर में नहीं होगा ये आउटफ्लो। जब हम क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, रिप्लेस एटलीस्ट एवरी 4 ईयर, मतलब हर बार जो रिप्लेसमेंट का आउटफ्लो है ना वो तो 0th ईयर में ही हो रहा है। एडिशनल कॉस्ट बाकी सारी जो है वो परचेज प्राइस जो 60,000 की है वो 0th ईयर पे ही लगेगी, ठीक है ना। जो भी आप फर्स्ट ईयर लो चाहे सेकंड ईयर लो चाहे थर्ड ईयर लो चाहे फोर्थ ईयर लो, ठीक है। तो टोटली मिला के कैश फ्लो फॉर ईच रिप्लेसमेंट साइकिल, जब आप क्वेश्चन नंबर 40 करोगे तो कैश फ्लो आपको निकालना पड़ेगा ईच रिप्लेसमेंट साइकिल का, ठीक है। मतलब आपको इक्विवेलेंट पे लेके जाना पड़ेगा उनको, इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो ऑफ द रिप्लेसमेंट डिफरेंट ईयर्स को इक्विवेलेंट पे लेके जाना पड़ेगा, जबकि 30 में वैसे ही वो न्यू मशीन को इक्विवेलेंट पे लेके आ गए। तो ये थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया तो मैंने 38 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 40 का डिफरेंस बताया, फिर मैं दोनों को सॉल्व भी कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का प्रेजेंटेशन वैसा का वैसा ही होगा जैसा इसमें है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और 40 का प्रेजेंटेशन अभी हम देखते हैं, ठीक है। फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑलरेडी 3 मिनट्स हो गए हैं। ये है रिपेयर कॉस्ट, फिर आ जाता है मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर आ जाता है रेजिडुअल वैल्यू, अरे यार, फिर आ जाता है नेट कैश फ्लो, और फिर आ जाता है अमाउंट्स, पीवी फैक्टर, और थोड़े से छोटे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे यार। रेजिडुअल वैल्यू, नेट कैश फ्लो,
पहले 0 ईयर और 1 ईयर। 0th ईयर पे 60,000 का आउटफ्लो, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होगा, इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। 60,000 देन 16,000 32,000 माइनस में 32,000 प्लस में, क्योंकि ये रेजिड्यूल सैल्वेज वैल्यू है, इसको सैल्वेज वैल्यू पे लिख सकते हो। नेट कैश फ्लोज के लिए ये तो हो जाएगा 60,000 माइनस में, इन दोनों का नेट कितना आ जाता है 16,000। पीवी फैक्टर कितना है पॉइंट, इसका तो एक है और 0.8696, तो ये अपने पास आ जाता है 60,000 माइनस में, और ये आ जाता है 139,131। नेट कितना बच जाता है 46087। समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर इसमें आ जाता है वापस 0 ईयर 1 ईयर और 2 ईयर। 0 ईयर पे 60,000 माइनस में, 1 ईयर पे 16,000 माइनस में, सेकेंड ईयर पे 22,000 माइनस में, 24,000 प्लस में, 24,000 माइनस में। 16,000 का रिपेयर, सेकेंड ईयर में 22,000 का रिपेयर। मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट हो गया, ये रिपेयर कॉस्ट नहीं है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। और ये सालवेज, सालवेज कितना है 24,000, ये किस में आएगा प्लस में। फिर आ जाएगा यहाँ पे 60,000 माइनस में, 16,000 माइनस में, 2,000 प्लस में, क्या जाता है 0.8696.7561। तो यहाँ पे आ जाता है 60,000 13913 1512.2 आ जाता है 72418.8। फिर आ जाता है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए 0 1 2 और 3। 0th ईयर पे 60,000 गया, फर्स्ट ईयर पे 16,000 माइनस में, सेकेंड ईयर पे 22,000 माइनस में, थर्ड ईयर पे 28,000 माइनस में, प्लस में आ जाएगा 16,000, ये आ जाएगा 60,000 16,000 22,000, इसका नेट कितना हो जाता है 12,000 प्लस में 0.86967561 6575। यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 60,000 13913 16634.2 7899। मेरा टोटल हो जाता है 98437.2। फिर फोर्थ ईयर, 0th ईयर में 60,000 माइनस में 1 2 और 3। फर्स्ट ईयर में 16,000, सेकेंड ईयर में 22,000 20। आगे देती है मुझे सारा यहीं पे लिख दिया अमाउंट, पता होते हुए कि इधर लिखना है 16,000 22,000 28,000 36,000। इसका सैलरी कितना है 8,000 प्लस में, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 60,000 माइनस में, 16,000 माइनस में, 22,000 माइनस में, 28,000 माइनस में, और इसका नेट कितना हो रहा है 28,000, वो भी है तो माइनस में ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये तो 1.8696.756 6575 5718। 60,000 13913.6 16632 18410
160,104, ये कितना आ जाता है 124,968। क्या काम खत्म हो गया है क्या? यहाँ तक बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, अभी मेन कैलकुलेशन पे आ जाओ। एवरीवन कम ऑन द मेन कैलकुलेशन व्हिच इज एनुअल। क्या अभी कैलकुलेट करना है हमको? एनुअल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, एनुअल निकालना है इनका। तो ईयर 1 पे कितना था 46087, इसको एनुअल कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय करेंगे 0.896 से। सेकेंड ईयर, ये ईयर 1 है, सेकेंड ईयर पे कितना था 72418। सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर कितना है? पीवी फैक्टर लेंगे या एन्युटी फैक्टर लेंगे? एन्युटी फैक्टर। तो एन्युटी कितना आ जाता है 1.6257। फिर देखो ईयर थर्ड कितना है 98438, उसको डिवाइड करेंगे किससे 2.2832। फोर्थ ईयर पे करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल। फोर्थ ईयर का कितना है 124,968, उसको डिवाइड करेंगे किससे 2.855। अब इसका एनुअल फैक्टर डिवाइड करने में आया 52,997, फिर आ रहा है 44,536, 43,114 और 43,772। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 में बस रिप्लेसमेंट कॉस्ट को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ये 60 है, ये 60 जीरो ईयर पे, 60 जीरो ईयर पे, सारा 60 जीरो ईयर पे लिया है ना। वहां पे जो 60 है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, वो जीरो ईयर पे नहीं होगा, हर साल, क्योंकि इक्विवेलेंट हम मशीन के कॉस्ट निकाल लेंगे ना, इसलिए। थोड़ा सा समझा देती हूँ उस क्वेश्चन को, तो हमारा वो कॉन्सेप्ट भी क्या है खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में मैं रेड ऑलरेडी कर चुकी हूँ क्वेश्चन को, खाली अभी सॉल्व कर रही हूँ। ईयर आरसी मेंटेनेंस रीसेल आ जाता है नेट पे। ईयर कौन सा है 0। आरसी कैसे कैलकुलेट किया था बताया था मैंने, नई मशीन की कॉस्ट कितनी ली थी अपन ने 90,000, ठीक है। उसमें पीवी ऑफ रिपेयर कितना था 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.4873, आया था 44873। और सैल्वेज 20,000 इंटू 0.3269, ये आ गया था 6538। नेट अमाउंट आ गया था अपने पास में 128,335, जिसको एन्युटी फैक्टर से डिवाइड किया था। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितना आ गया था, डिवाइड किया था 4.4873 से, ये आ गया था 28600, ठीक है 28600। तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर 0 में आ गया 28600। मेंटेनेंस कितने का हो रहा है, रीसेल लग रहा है 40,000 का, ये प्लस है। पीवी फैक्टर है, इन दोनों का नेट अमाउंट कितना आ रहा है, नेट अमाउंट आ रहा है 11,400। पीवी फैक्टर कितना है 1, यह देता है 11,400। ईयर 1 28,600, ये जीरो ईयर भी लिया है इसमें, ठीक है ना। 28,600 10,000 का अमाउंट आ रहा है,
25,000 की रीसेल वैल्यू है, नेट अमाउंट कितने का है 13,600 का है, पीवी फैक्टर कितना है 0.870 है, ये आ जाता है 11832। फिर ईयर 2 में 1 और 2, 1 पे कितना है 10,000 माइनस में, 2 पे देखना 48,600, 2 पे 28,600 प्लस 20,000, यहाँ पे ईयर 2 पे 28,600 का हुआ, यहाँ पे ईयर 1 पे, यहाँ पे ईयर 0 पे, वही बात मैं कह रही थी, ठीक है ना। तो 20 तो यहाँ पे आ जाता है, और रीसेल कितने पे करना है 15,000, तो यहाँ पे आ जाता है 10,000, ये 15,000 पे रीसेल करना है, ठीक है। तो 10,000 और यहाँ पे नेट 33,600 0.870 0.756, ये आ जाएगा 8700 25405 34102, ठीक है। फिर आ जाता है ईयर 3 पे, ईयर 1 2 3 और 3, 1 पे कितना है 10,000, 2 पे कितना माइनस में है 20,000, 3 पे कितना माइनस में है 30,000 और एक और माइनस में है 28,600, ये थर्ड ईयर पे ये, ठीक है, माइनस में। तो यहाँ पे आ जाता है, और प्लस में कितना है रीसेल कितने से हो रहा है प्लस 10,000 से रीसेल हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,600, यहाँ आ जाएगा 30,000, ये देखो ना यहाँ पे थर्ड ईयर में इनिशियल आ रहा है, लास्ट में एनुअल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। जो पहले एनुअल लास्ट में अपन एन्युटी पे ला रहे, मतलब एनुअल ला रहे थे एनुअल से डिवाइड करके, ऐसे तो 20,000 दिया जाता है 10,000 दिया जाता है 0.870 0.756 9658 0.658, इनका टोटल आ जाएगा 56398, ठीक है। तो इसी तरह से फोर्थ ईयर का भी कर लेना, फोर्थ ईयर में कुछ नहीं है, सिंपल ही है, यहाँ पे बता ही देती हूँ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे तो कर ही देती हूँ। One, two, three, four. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 28,600, वो भी फोर्थ ईयर पे जा रहा है 28,600, प्लस में कितना आ रहा है 0, रीजन कुछ है ही नहीं, तो इन सब का अगर यहाँ पे पीवी फैक्टर निकालोगे 10,000 माइनस में, फिर वही 20,000 माइनस में, 30,000 माइनस में, 40 माइनस में, 20 माइनस में, 0.870, इन सब का पीवी फैक्टर लिखना, यह आ जाएगा 77,027। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है शायद अमाउंट, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो जाता है। हो माय गॉड, अभी एक बहुत शानदार क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, यू ऑन एन unusual gold mine that will be cost rupees 10 lakh is to reopen. If you open the mine, you expect to be able to extract 1,000 ounces of gold a year for each of the 3 years. After that the deposit will be, उसकी बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स बनेगी, उसको मैं कॉपी में लिख के सॉल्व करके फिर ही बता सकती हूँ इसको, ये हम छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, एक गोल्ड माइन वाला क्वेश्चन है जो नए वाले प्रैक्टिस मैनुअल में तो नहीं है, लेकिन एक जो किसी के पास पुराना वाला प्रैक्टिस मैनुअल होगा तो उसमें है, तो वो वाला क्वेश्चन हमको करना चाहिए अभी, सॉरी गोल्ड माइन नहीं, ड्रिल और नॉट ड्रिल वाला क्वेश्चन। क्या बोलता है ये क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है, चलो ड्रिल और नॉट ड्रिल वाला क्वेश्चन पढ़ूंगा। इसमें क्या है, उसको क्वेश्चन को भी लिखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा ना, तो वो क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं हमको,